मतलब मैं भी लड़की ही था, बट मेरे में एक क्रोमोसोम आया, दैट इज वाई क्रोमोसोम, जिसने एक प्रोटीन बनाई जिसको बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जिसकी वजह सर जिसके बाल छोटे वो लड़का, जिसके बाल बड़े वो लड़की। ए गधे, जिसने सलवार कमीज पहनी वो लड़का, जिसने पैंट कमीज पहनी वो लड़का। F1 जनरेशन करनी है, F2 जनरेशन करनी है, ये क्रॉस अच्छे से बनाना आना चाहिए, और उसके बाद क्या है, दैट इज ये रेशो लिखनी आनी चाहिए। रख लो कोई नाम, कैटरीना, क्या कैटरीना, क्या समझ आया ये बात? अब देखो, वो था फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ग्रीगर जॉर्ज मेंडल, ठीक है, कंसिडर एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक सिस्टमैटिक स्टडी ऑन द बशीर है, क्या है, बशीर है, और बशीर लंबा है, टॉल है, इंडिविजुअल है तो दो, नाजिया है, नाजिया भी इंडिविजुअल है, और ये लंबा है और ये छोटा है। समझ आया कि नहीं है? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? रुखसाना, फरजाना, अमरीन, मुनीर, मुदस्सिर, शिवाजी दा बोस, रोहन, करण, प्रकाश, आकाश, पीयूष, सरदीप सिंह, दानिश, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, सर साइंस समझ नहीं आ रही, क्या करें? बेटा जी, आपको मैंने बहुत अच्छे से बोला है कि वन शॉट को अच्छे से फॉलो करो, सब इंपॉर्टेंट करवा दिया है। इससे पहले वाला रिप्रोडक्शन का चैप्टर क्या करवाया है मैंने, हर एक चीज खोल खोल के बताई है आपको। समझ आया कि नहीं है? डीप कंसेप्ट, और रट्टा मारना छोड़ दो, वन शॉट को इतने ध्यान से देखो ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। वन शॉट आज 12th वाला 12वां वन शॉट है, दैट इज सेकंड लास्ट चैप्टर है, बायो का भी और साइंस का, दैट इज जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सोल्यूशन इज हियर। 10th जेके बोस, वही पुराना फोटो, इतनी मेहनत करनी नहीं है मास्टर जी। खोलते हैं अपना पिटारा और करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट, दैट इज जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हो जाएंगे इस चैप्टर में, और एमसीक्यूज और जो असर्शन रीजन होते हैं वो भी हो जाएंगे अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से यहां से देख लेते। ओहो सर, वदिया। पहला है इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। आज हम पता है क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे करेक्टर्स के बारे में, कि करेक्टर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्किन का कलर क्या है, दैट इज वो एक क्या है, करेक्टर है, और ये काला है, चिट्टा है, वो उसकी क्या होगी, ट्रेड होगी। बात समझ आई ना? इन चीजों के बारे में बात करेंगे। और किस चीज के बारे में बात करेंगे? किस तरह से मैंने अपने पापा से करेक्टर क्या किए, विरासत में लिए, इनहेरिटेड किए। जैसे मैं भी इंसान हूं, मेरे पापा भी इंसान है, मेरे पापा इंसान थे और मैं इंसान हूं, उनके करेक्टर मैंने वहां से लिए। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? आपने देखा होगा अक्सर आपके हाथ आपकी मम्मा के साथ मिलते हैं, आपके पाँव का स्ट्रक्चर आपकी मम्मा से मिलता है। तो ये किस तरह से करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसी को बोलते हैं जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। इस चैप्टर ने हमने यही पढ़ना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि माँ बाप की आंखें नीली हैं, बच्चों की आंखें भी नीली होंगी। अच्छा, आपने देखा होगा कि माँ बाप के बाल लाल हैं तो बच्चों के बाल भी क्या हैं, लाल हैं। आपने देखा होगा बच्चे, माँ बाप काले हैं तो बच्चे भी क्या हैं, काले। माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे भी क्या हैं, गोरे हैं। यही चीज है जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। इंट्रोडक्शन क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग बाय अ प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन। बोलता है रिप्रोडक्शन करने से बच्चे पैदा होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्या है, सिंपल है। ये तो सबको पता है, हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट इज सिमिलर टू द पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल। बोलता है जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने माँ बाप से मिलते होते, बट एग्जैक्टली मिलते नहीं है। दे आर आल्सो शोज सम डिफरेंस विच इज नोन एज वेरिएशन। द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब किस तरह से माँ बाप से कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं
हैं हेरेडिटी एंड इनहेरिटेंस, वाइल द डिफरेंस सीन अमंग द इंडिविजुअल इज कॉल्ड द वेरिएशन। और बच्चे जितनी हद तक अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं उसको बोलते हैं वेरिएशन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ये अलग से टॉपिक है कि वेरिएशन आती क्यों है, वेरिएशन का रीजन क्या है। कि मां बाप बच्चा, बच्चा थोड़ा सा मां बाप पे मिलता है, इसको बोलते हैं कि ये सिमिलरिटी है। वो करैक्टर जो ट्रांसफर हुए बच्चे में, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और बच्चा कितनी हद तक मां बाप से अलग दिखता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं दैट इज वेरिएशन। वेरी गुड। वेरिएशन क्या होता है, दैट इज डिफरेंस, द डिफरेंस इन द करैक्टर अमंग द पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग, द ऑफस्प्रिंग ऑफ द इंडिविजुअल सेम स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने पापा का बच्चा हूं, मेरे कुछ करैक्टर उन पे मिलते हैं, जैसे इंसान होना मिलता है, बट मेरी पूरी शेप तो नहीं, मेरा पूरा शक्ल थोड़ी मिलता है मेरे पापा पे। दिस इज नोन एज वेरिएशन। सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ही वेरिएशन होती है, बट वाइल द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन इज मैक्सिमाइज्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन सबसे ज्यादा कहां पे होती है, सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहां पे पापा में बनता है स्पर्म, मम्मा में बनता है एग, और स्पर्म बनने पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मियोसिस, जो वेरिएशन कॉज करता है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक इंसान के करैक्टर दूसरे इंसान के करैक्टर के साथ क्या हो रहे, ब्लेंड हो रहे हैं, तो उससे क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है कि अगर सारे इंसान एक जैसे होंगे, सबका स्ट्रक्चर, सबका फेस, सबके लुक्स, सबका इंटेलिजेंस एक जैसा होगा, सबका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होगा, सबका डीएनए एक जैसा होगा, तो अगर कहीं बीमारी लगी किसी एक को, तो अगर एक मरा तो सारे चल पड़ेंगे उसके पीछे पीछे। इसलिए वेरिएशन आती है। वेरिएशन आता है कि डीएनए में चेंज आ जाए, कुछ ग्रुप सिमिलर हो, कुछ अलग हो, कुछ और अलग हो, कुछ और अलग हो। इससे होता क्या कि अगर एक ग्रुप में कोई बीमारी लगती है तो वही ग्रुप अफेक्ट होता है, दूसरे ग्रुप को कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कोरोना के केस में आपने देखा था कि इंसान सारे अलग अलग हैं, जब कोरोना आया तो उसने कुछ इंसानों को मारा। अगर सारे इंसान एक जैसे होते तो कोरोना आता तो सबका राम नाम सत्य करके जाता। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंस इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज कैन हैव डिफरेंट एडवांटेज। एग्जांपल, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विद सर्वाइव द बेटर इन द हीट वेव। मतलब देखो, अगर बैक्टीरिया सारे एक ही जैसे होते तो जो ज्यादा हीट आ जाती तो मर जाते। तो जब ज्यादा हीट वाली कंडीशन आई तो बैक्टीरिया ने अपने अंदर वेरिएशन लाई, और वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो हीट को अडॉप्ट करने लगा, तो वो हीट की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई। मैन एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन टू द स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवर इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, ये चेंजिंग मतलब इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो इंसान जल्दी जल्दी अपने आप में वेरिएशन लाता है। अगर वेरिएशन नहीं लाएगा वो डेथ हो सकती है उसकी, और उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है। ठीक है, होप आपको इसको समझ आया होगा। अच्छा, हेरिडिटी होता है हेयर। ये हेयर जो होता है ना, इसको बोलते हैं विरासत। तो हमें विरासत में क्या मिला है, मुझे विरासत में मिला है इंसान होना। ये मेरे करैक्टर मेरे माँ बाप से मुझ में ट्रांसफर हुए हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। मतलब करैक्टर किस तरह, करैक्टर क्या हो गया, मेरा स्किन कलर हो गया, मेरा ब्लड हो गया, मेरे बाल का स्ट्रक्चर हो गया, मेरे दाढ़ी का शेप हो गया, मेरे नाक का शेप हो गया। बात समझिए ना, ये सारे क्या हैं, करैक्टर हैं। ये माँ बाप से बच्चे में किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। अच्छा देखो, ये है ट्रेड। ठीक है, कुछ होती है इनहेरिटेड ट्रेट, कुछ होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। अब ट्रेट में आपको बता देता हूं, देखो इधर ध्यान से अच्छे से समझना। एक होता है करैक्टर। क्या होता है, करैक्टर। क्या होता है, करैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय करैक्टर। करैक्टर होता है स्पेशल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जो स्पेशल फीचर होगा उसको बोलते हैं करैक्टर। जैसे एक ऑर्गेनिज्म का स्पेशल फीचर क्या है, हाइट। ठीक है, वो उसका क्या है, करैक्टर।
ठीक है। अब हाइट कैसी हो सकती है? हाइट हो सकती है दैट इज, या तो इंसान क्या हो सकता है, टाल हो सकता है, या स्मॉल हो सकता है, जिसको आप क्या बोलते हो, डवार्फ बोलते हो। तो ये क्या हुए, ये दो ट्रेट हुए करेक्टर हाइट के। ये करेक्टर है, ये ट्रेड है, और ये भी क्या है, ट्रेड है। आराम से समझना। इस चैप्टर को मैं तेज तेज पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में। क्या कि ये करेक्टर होता है स्पेशल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर स्पेशल फीचर में मैं बोल रहा हूं हाइट, टाल और डवार्फ, उसका क्या आ गया, ट्रेड हो गया। ट्रेड समझ आ गया, ट्रेड हो गया अल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेक्टर। ट्रेड होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेक्टर। जैसे कल को आपको कोई बोले ब्लड ग्रुप, इधर देख लो जरा, ब्लड मेरा एक ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप क्या है, करेक्टर है, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या है, सी है, करेक्टर है। और इसके जो ट्रेड होंगे वो क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लू हो बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए बी हो सकता है। बात समझे कि नहीं है? तो ये क्या आ गया, ट्रेड। ट्रेड आपको समझ आ गया, ये करेक्टर की अल्टरनेट फॉर्म होती है। क्रेट इनहेरिटेड हो सकती है, ट्रेड इनहेरिटेड हो सकती है, और ट्रेड एक्वायर्ड हो सकती है। इनहेरिटेड ट्रेड क्या होती है, द ट्रेड दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट आर कॉल्ड इनहेरिटेड। वो ट्रेड जो आप अपने माँ बाप से लेते हो, जैसे आपका स्किन कलर हो गया, बालों का टेक्सचर हो गया, बाल गुंगराले हैं कि नहीं, बालों का कलर हो गया, आई कलर हो गया, दीज आर पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ये एक जनरेशन से दूसरी जगह जाता रहेगा। जैसे मेरी एक जनरेशन है से फिर मेरे जो बच्चे होंगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसमें भी ये पास आउट करता रहेगा। दे अकर ड्यू टू द चेंज इन दे अकर ड्यू टू द चेंज इन इन्वायरमेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, चेंज होता है। इनहेरिटेड ट्रेड लीड टू द एवोल्यूशन। जो इनहेरिटेड ट्रेड होता है वो एवोल्यूशन करता है। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो आस्ता 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 वेरिएशन लाएगा, और वेरिएशन के बाद एक नई प्रजाति या नई किस्म पैदा होगी, जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन पहले पहले आपके चैप्टर में होता था, बट अब एवोल्यूशन आपके चैप्टर में नहीं है। जैसे नोज का शेप हो गया, हेयर कलर हो गया, बता चुका हूं। एक्वायर्ड करेक्टर क्या हो गया, दैट ट्रेड दैट आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर कॉल्ड एक्वायर्ड करेक्टर। वो करेक्टर जो आपके लाइफ टाइम में एक्वायर्ड होता है। जैसे मैं इंटेलिजेंट हूं, तो ये मैंने मेहनत किया ना, ये मेरा करेक्टर एक्वायर्ड किया मैंने। मेरा बच्चा थोड़ी इंटेलिजेंट होगा, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा। ये करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा, दे कैन नॉट बी पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, नो चेंज इन डीएनए इज इन्वॉल्व। यहां पे कोई भी डीएनए बदलता नहीं है, यहां पे डीएनए बदलता है। दे डू नॉट रिजल्ट एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन नहीं करते। जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं, तो क्या बच्चे उनके भी बॉडी बिल्डर होते हैं ना? वो बॉडी बिल्डर होते हैं सिर्फ एक ही जनरेशन के लिए। उनके डीएनए कोई नहीं बदलता, और वो वाला करेक्टर उनके बच्चों में नहीं जा सकता। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी जैसे चाइनीज सीख ली तो मेरा बच्चा थोड़ी चाइनीज बोलेगा। प्लेइंग टेनिस, मैंने टेनिस खेल लिया तो मेरा बच्चा थोड़ी टेनिस, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। सच अ करेक्टर इज नोन एज एक्वायर्ड ट्रेड। अच्छा, रूल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ये जो करेक्टर हैं मां बाप से बच्चों में कैसे जा रहे हैं, बच्चों से उनके बच्चों में कैसे जा रहे हैं, ये होता है इनहेरिटेंस। और इसके बारे में पहले जो बताया था, जिसने बताया था वो था फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ग्रीगर जॉर्ज मेंडल। ठीक है, कंसिडर एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक सिस्टमैटिक स्टडी ऑन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये पहला ऐसा इंसान था, ये चर्च में पादरी था जिसने पी प्लांट में काम किया, और पहला ऐसा इंसान था जिसने बताया कि कैसे करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। इसने काम किया पाइसन सटिवम फॉर हीज एक्सपेरिमेंट। अच्छा, फिर ध्यान से देखो, तो उसने करेक्टर कौन कौन से, उसने 7 करेक्टर लिए थे, बट अभी मैं आपको ना सिर्फ 3 करेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। एक पी की हाइट ली थी, जिसकी 2 ट्रेड थे, टाल एंड शॉर्ट। और उसके बाद सीड का शेप लिया था। शेप कैसा, देखो, एक है राउंड, एक है कॉन्स्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा क्या कॉन्स्ट्रिक्टेड। और फिर सीड का कलर, ये आपको ना जरूर पड़े, ये इधर भी जरूरत पड़ेगा, इस लेक्चर में भी, बात समझे नहीं, क्लास 10th में भी जरूरत पड़ेगा। और इसमें एक येलो कलर है, और एक कैसा कलर है, ग्रीन कलर है। वेरी गुड सर। इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने आपको बताने हैं, जैसे ये फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर या जीन, ये क्या होता है, ये क्या करता है, कंट्रोल द
करेक्टर, ये करेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और है क्या ये, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखो हमारी बॉडी में सेल होता है ना, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए एक लंबा धागा होता है, उसका एक टुकड़ा होता है जिसको बोलते हैं जीन या फैक्टर, जो क्या करता है, किसी करेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा स्किन है, ये मेरा स्किन है, ये स्किन सेल से बना है, इस स्किन सेल में होंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होगा डीएनए, डीएनए में एक सेगमेंट होगा जो स्किन कलर को कंट्रोल करेगा, वो एक प्रोटीन बनाएगा, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए, और वो प्रोटीन होती है मेलानिन। अगर वो प्रोटीन कम बनाएगा तो व्हाइट स्किन है, अगर ज्यादा बनाएगा तो कम स्किन है। ये बात याद रखना, दैट इज जीन के लिए या फैक्टर के लिए। मुझे समझ आ गया जी। अच्छा, ऐसे जैसे हाइट की एक जीन, ये जो हाइट की जीन होती है इसको डिनोट करते हैं किसके साथ, दैट इज टी जीन के साथ, याद रखना टी जीन। अच्छा, इस टी जीन की दो फॉर्म होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एलील्स। क्या बोलते हैं, एलील्स। मतलब जीन, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज एलील्स, ठीक है। और ध्यान से देखा जाए तो टी जीन की दो एलील्स हैं, टी जीन की दो एलील हैं, एक बड़ी टी है और एक छोटी टी है, ये ध्यान में रखना। एक चीज याद रख लेना, एक कोई इंडिविजुअल होगा उसमें दो एलील्स होंगी, मतलब ये टी और टी दो एलील होंगे अगट्ठे, ठीक है, दो एलील अगट्ठे होंगे तो इंडिविजुअल है, दो एलील अगट्ठे होंगे तो इंडिविजुअल, क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब कोई इंसान है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, दो अगट्ठे होंगे तो कोई पेड़ है, कोई पौधा है। और अगर कोई अलग अलग होगा, जैसे टी अलग हो गया, टी अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, गैमिट है, और ये क्या है, दैट इज इंडिविजुअल है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि फैक्टर क्या हो गया, जीन होता है कंट्रोल द करेक्टर, और इसकी जो अल्टरनेट फॉर्म होती है अलील होती है, इंडिविजुअल में दो होती है, गैमेट में एक होता है। डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील क्या हो गया, जैसे टी और टी ये इंडिविजुअल है, तो जब दो एलील अलग अलग आएंगी तो जो बड़ी वाली होगी वो अपना अपना असर शो करेगी, जिसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, डोमिनेंट है। अगर मैं आपसे कोई पूछे टी और टी, ये दोनों टी टी हैं तो टी टी मतलब ये टाल है, दोनों छोटा टी है तो ये छोटा इंडिविजुअल है। और अगर एक बड़ा टी एक छोटा टी होगा तो ये बड़ा टी वाला छोटे पे डोमिनेंट होगा, और ये कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। कुछ देर के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। डोमिनेंट एलील क्या होगी, जो अपना असर शो करती है। डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ द रिसेसिव एलील, ठीक है। एग्जांपल एलील ऑफ टॉलनेस टी, और रिसेसिव एलील वो वाली एलील होती है जो अपना असर शो नहीं करती, वो छोटी टी होती है। जीनोफाइट क्या होता है, जीनोफाइट का मतलब होता है कि ये इसमें कौन कौन सा जीन है वो बताओ, ठीक है। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है, इट इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। एग्जांपल टी टी टाल, टी छोटा टी टाल, और छोटा टी क्या, ये भी क्या होगा, ये होगा डवार्फ होगा। मतलब जेनेटिक कंपोजिशन बताओ कि उसके उस वो जो इंडिविजुअल है उसमें किस तरह के जीन है, ठीक है। फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है, इट इज द करेक्टरिस्टिक विच इज विजिबल ऑन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्या होता है, ये बताता है, मतलब वो करेक्टर जो बाहर से दिखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे ये क्या है, बाहर से टॉल है, ये क्या है, टॉल है, बट इसका फिनोटाइप तो सेम है, ये भी टाल ये भी टाल है, बाहर से ये भी टाल ये भी टाल है, बट इसका जेनेटिक कंपोजिशन अलग है, इसका जीनोटाइप अलग है, इसका जीनोटाइप क्या है, अलग है। अच्छा देखो, अगर दो एलील अगट्ठे हों, सेम एलील अगट्ठे हों तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, और अगर अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर अलग अलग हो तो हेटेरोजाइगस कंडीशन, अगर सेम हो तो होमोजाइगस कंडीशन। अगर कोई पूछे टी और टी क्या होमोजाइगस, टी और छोटा टी क्या होमोजाइगस, टी और छोटा टी क्या है, दैट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इधर देखना, इसमें आपको ना थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, मैं भी पेन चलाऊंगा क्योंकि मैं भी आलस नहीं करूंगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट खराब नहीं करना चाहता मैं। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सुनना, द क्रॉस या मैटिंग या मैरिज या मैरिज ओनली फॉर only for studying the only for studying the one character। मतलब वो शादी, वो मीटिंग, वो क्रॉस
जो सिर्फ एक करेक्टर को ही स्टडी करता है, एक करेक्टर या एक जीन को ही स्टडी करवाता है। ठीक है, मान लो कि समझना, क्रॉस करना है। मान के चलो कि यहां पे बशीर है, क्या है, बशीर है, और बशीर लंबा है, टॉल है, इंडिविजुअल है तो दो एलील्स होंगी, है ना। और इसके साथ क्या है, नाजिया है, नाजिया भी इंडिविजुअल है, और ये लंबा है और ये छोटा है। समझ आया कि नहीं है, ये लंबा ये छोटा। अब इन दोनों की क्या होगी, शादी हुई, शादी हुई फिर मेटिंग हुई, इधर गैमेटोजेनेसिस होगी तो यहां पे गैमेट में होंगे एक एलील और फिर गैमेट में होंगे एक एलील, फिर इधर भी गैमेटोजेनेसिस होगा, एग बनेगा, ऊ जेनेसिस होगा, यहां पे टी और यहां पे भी टी होगी। ठीक है, तो इसके गैमेट में एक एलील, इसके गैमेट में भी एक एलील। ठीक, और फिर क्या हुआ, टी और टी, तो ये पहला बच्चा, ये क्या है, बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी छोटे टी पे डोमिनेट करेगा तो पहला जो बच्चा होगा वो क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, फिर उसी के बाद दूसरा जो बच्चा होगा वो भी देखो लंबा होगा, तीसरा जो बच्चा होगा वो भी देखो तो लंबा होगा, चौथा जो बच्चा होगा वो भी देखो तो क्या होगा, लंबा होगा। मतलब यहां पे चार बच्चे हुए, चार के चार लंबे हुए। बात समझ आई कि नहीं है। और ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, ये पहली जनरेशन है, मतलब ये इनकी पहली जनरेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। बात समझ आई कि नहीं आई, ये F1 जनरेशन का सीन है। और चारों के चारों बच्चे, चार के चार बच्चे जो हैं वो क्या हैं, टाल हैं। ठीक है, और कैसे टाल हैं, हेटेरोजाइगस टाल हैं, हेटेरोजाइगस टाल हैं। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इनमें से कोई दो इंडिविजुअल लेते हैं, जैसे ये और ये ले लिया। ठीक है, ये मैंने लिया टी और टी, और ये टी और टी ले लिया। अब इन दोनों की शादी क्या कर दी, शादी करवा दी। इसका नाम रख दिया मैंने राशिद और इसका नाम रख दिया मैंने शाजिया। शादी करवा रहे हैं हम, बात समझिए नहीं, साइंस है मत सोचते हो ये वैन भाई साइंस है, चलता है चलता है, समझा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ, बाद में मैं इन सबको पी प्लांट में कर दूंगा, पौधों में बैन भाई में शादी हो जाती है, इधर देख। ठीक, राशिद एंड शाजिया, जब राशिद एंड शाजिया की शादी हुई तो इधर भी गैमेटोजेनेसिस होगी, टी टी, है ना, यहां पे भी इसके गैमेट बनेंगे, गैमेट में एक एक एलील होता है। अब इनको मैं ऐसे करके, ऐसे भी करके क्रॉस कर सकता हूं, बट मैं इधर आपको ना थोड़ा सा एक और कंसेप्ट देना चाहता हूं, दैट इज प्यूनेट स्क्वायर का, प्यूनेट स्क्वायर का, जिसमें आपने मेल के गैमेट ऐसे रख लिए और फीमेल के गैमेट ऐसे लिख दिए। मतलब फीमेल के गैमेट आपने ऐसे लिख दिए, दैट इज टी एंड टी, और मेल के गैमेट आपने इस तरफ लिख दिए, दैट इज टी एंड टी। टी और टी क्या हो गया, बड़ा टी बड़ा टी, ये क्या है, टाल है। टी और टी क्या हो गया, बड़ा टी छोटा टी, ये भी क्या है, टाल है। टी और टी, बड़ा टी छोटा टी, ये भी क्या है, टाल है। टी और टी, ये छोटा टी तो स्मॉल है। मतलब हुआ क्या कि इस क्रॉस में, दैट इज F2 क्रॉस, F2 जनरेशन है ना, जब F2 जनरेशन हुई, जब F2 जनरेशन हुई, इसमें टॉल कितने थे, 3, है ना, और डवार्फ कितने थे, 1। तो अगर आपसे कोई इसकी फिनोटाइप रेशियो पूछे, फिनोटाइप रेशियो पूछे, फिनोटाइप रेशियो मतलब बाहर से देखने पे कैसा दिखता है, तो ये कितना होगा, 3:1। वेरी गुड सर, ठीक है। और अंदर जाके देखे, जीनोटाइप देखे, तो जीनोटाइप देखे, तो जीनोटाइप आपको देखो, देखो जीनोटाइप कैसे हैं, अगर अच्छे से देखो तो ये टॉल एक ही है होमोजाइगस, डवार्फ एक ही है होमोजाइगस, जिसको आप स्मॉल बोल रहे हो, तो एक टॉल और एक डवार्फ। सर ये दो भी तो हैं,
बट ये दो देखो ना, ये कैसे हैं, ये दो हेटेरोजाइगस स्टॉल हैं। ये कैसे हैं, हेटेरोजाइगस स्टॉल। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, 1:2:1। ये हमारा क्या था, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो सिर्फ एक करेक्टर एक जीन को ही क्या करता था, डिस्कस करता था। यहां पे जहां पे मैंने बशीर और नजीर लिखे हैं, आप यहां पे मेल करना, यहां पे फीमेल कर देना, और आप ये पी प्लांट के लिए डिस्कस करना। किसके लिए डिस्कस करना, पी प्लांट के लिए। और ये यहां पे भी आप मेल करना, फीमेल करना, और ये किसके के लिए कर देना, पी प्लांट के लिए डिस्कस करना। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। थैंक यू सर। मोनोहाइब्रिड क्लास क्या है, इन अ मोनोहाइब्रिड क्लास वी कंसीडर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। एक ही ट्रेट को डिस्कस किया जाता है, एक ही करेक्टर को डिस्कस किया जाता है, एक ही करेक्टर को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, एक ही जीन को डिस्कस किया जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। मेंडल सेलेक्टेड द टू ब्रीडिंग टॉल, दैट इज टॉल TT डिस्कस किया, एंड द क्रॉस शॉर्ट TT। द प्लांट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रॉस फर्स्ट, दैट इज F1 जनरेशन, ऑल F1 आर ऑब्टेन वाज टाल। जितने भी थे वो सारे के सारे क्या थे, F1 वाले सारे टाल थे। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 and observe that in F2 generation 75% is tall and 25% is short। यहां से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, इसने जब इसकी सेल्फिंग करवाई तो यहां पे 3 टाल थे, तो मतलब 75% टाल थे और 25% क्या थे, डवार्फ थे। और इसकी रेशियो भी उसने लिख दी है, दैट इज 3:1। अच्छा, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करके बताया है, यहां पे करने की जरूरत नहीं है। फिर सर डाई हाइब्रिड क्लास आ गया, तो डाई हाइब्रिड क्लास करवाऊंगा ना मैं आपको, टेंशन क्यों कर रही है। ठीक है बशीर साहब, सुनना, डाई हाइब्रिड क्लास, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखना देखना, द क्रॉस विच इज डन फॉर टू करेक्टर। जो क्रॉस कितने करेक्टर के लिए किया जाए, टू करेक्टर या टू जीन के लिए। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, मेटिंग। मेटिंग का मतलब क्या हो गया, शादी। शादी का मतलब क्या हो गया सर, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, शादी का मतलब हनीमून। हनीमून का मतलब हाँ, ठीक है। दो करेक्टर के लिए क्रॉस किया जाए, ठीक। एक करेक्टर के लिए दो अलील थी, दो करेक्टर के लिए 4 अलील होगी, ठीक है। अब सुनना, यहां पे भी आपने क्या लेना है, पी प्लांट लेना है। क्या लेना है, पी प्लांट लेना है, आराम से समझना। पी प्लांट लेना है, उसके दो करेक्टर लेने हैं, ठीक है। एक में लूंगा, दो करेक्टर लेंगे, एक लूंगा मैं सीड, सीड का शेप, एक में क्या लूंगा, सीड का शेप, एंड दूसरा लूंगा मैं सीड का कलर। सीड शेप एंड सीड कलर, सीड शेप लूंगा और साथ में सीड का कलर लूंगा, सीड शेप एंड सीड कलर। ओके सर, डन। चलो, सीड शेप आपको पता दो तरह के हो सकते हैं। सीड शेप या तो राउंड है या रिंकल है, ठीक है। और सीड कलर आपको पता है क्या है, या तो येलो है या तो ग्रीन है, ठीक है। येलो इस पे डोमिनेंट है, याद रखना। राउंड रिंकल पे क्या है, डोमिनेंट है। अभी करके बताता हूं मैं आपको, देखो ये मेरे पास है राउंड राउंड, येलो येलो, है ना, दो करेक्टर एक साथ, है ना। पहले क्या होता था, सिर्फ आप एक ही करेक्टर को लेके चलते थे, ठीक है। जैसे टाल था तो दो अलील उसके लिखते थे, बट यहां पे क्या है, दो करेक्टर हैं तो दो करेक्टर के लिए 4 अलील होंगी। एक करेक्टर के लिए दो अलील तो 4 करेक्टर के लिए एक करेक्टर के लिए दो अलील तो दो करेक्टर के लिए 4 अलील। इसकी शादी हुई रिंकल्ड और ग्रीन के साथ, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ, ठीक है। पहला क्रॉस क्या, राउंड येलो को आपने रिंकल्ड और ग्रीन के साथ चलना है। तो यहां पे हमने दो करेक्टर लिए हैं, राउंड येलो, सीड शेप और सीड कलर। ओके, कुछ बच्चे को दिक्कत हो रही होगी तो मैंने ये लिख दिया राउंड येलो, और ये मैंने क्या लिख दिया, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक। अब क्या होगा, यहां पे बनेंगे गैमेट्स, यहां पे क्या बनेंगे, गैमेट्स, देखना ध्यान से। ये आर वाई और ये आर वाई, एक गैमेट बना आर वाई और दूसरा बना आर वाई। फिर ये वाला इधर से, दैट इज आर वाई
और ये वाला आर वाई, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्लास में गैमिट में 2 एलील्स होंगे, ठीक है, ये याद रख लेना। वैसे ही इधर भी गैमिट बनने वाले हैं, ये आर वाई, ये वाला आर वाई, ठीक है। मैं आराम से इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आर वाई और ये वाला किससे, आर वाई। यहां पे 4 गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट 4 गैमेट 4 गैमेट, हर गैमेट में 2 एलील, ठीक है। अब अगर जब आप इसको क्रॉस करवाओगे ना, जैसे ये F1 जनरेशन का क्रॉस है, इसको इसके साथ क्रॉस करवाया तो ये क्या आया, आर आर वाई वाई। तो ये क्या बना आपके सामने, राउंड एंड येलो बना, ठीक है। ये आपके पास क्या बना, राउंड और येलो। अब और कोई भी उठा के कर लो आप, आर वाई आर आर वाई वाई, तो ये भी क्या बना आपके पास, राउंड और येलो बना। वेरी गुड, ठीक है। आप कोई भी उठाओ ना, मैंने बोला ना आपको, कोई भी उठा के कर लो, कोई भी आप क्रॉस करोगे आपके पास राउंड और येलो बनेगा, ठीक है। राउंड और येलो बनेगा, ठीक है। तो ऑल F1 में ऑल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, आर राउंड एंड येलो। मतलब अगर ये पप्पा हुए ना राउंड और येलो, और ये मम्मा हुए रिंकल और ग्रीन, तो मम्मा पे कोई भी नहीं जाएगा, मम्मा पे कोई भी नहीं जाएगा। आप कोई भी क्रास उठा के देख लो, मैं इसको दोबारा इसके साथ करवा देता हूं। ये देखो आर आर वाई वाई, तो ये भी क्या है, राउंड एंड येलो। अब F2 जनरेशन के लिए आप क्या करोगे, F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग होगी। F2 जनरेशन के लिए यहां पे होगी सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब F1 वाले जो हैं उसको सेल्फ करना है, ठीक है। देखो आर आर वाई वाई को क्रॉस करो आर आर वाई वाई के साथ, क्योंकि ध्यान से देखो तो F2 जनरेशन में यही सारे पैदा हुए हैं। सर F2 जनरेशन को आपने क्यों लिया है, F2 जनरेशन को इसलिए लिया है क्योंकि बाद में मैंने एक लॉ आपको समझाना है, ठीक है। वो मैं इसी डाई हाइब्रिड की क्रॉस की मदद से समझाऊंगा। अब इसमें आएगी गैमेटोजेनेसिस। ये क्या आ गया, आर वाई, ये क्या आ गया, आर छोटा वाई, ये क्या आर वाई, ये आर छोटा वाई, आर छोटा वाई। तो ये कितने गैमेट बने, 1 2 3 और 4 गैमेट बने। इधर भी कितने बनेंगे, आर वाई, देखो आर बड़ा वाई, आर छोटा वाई, इधर क्या होगा, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई, ये और ये हो गया। तो कितने गैमेट हो गए, इधर भी 4, 1 2 3 और 4 गैमेट आ गए, ठीक है। इसकी गैमेटोजेनेसिस होगी। अब इसका बनाते हैं प्यूनेट स्क्वायर। इधर मान लो ये मेल है और इधर ये मान लो फीमेल है, और इसके गैमेट्स लिखते हैं और इसके क्रॉस करवाते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई इशू नहीं, बट अच्छे से समझ आना चाहिए। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। मेल में कौन कौन सा गैमेट है, आर आर वाई वाई, कौन कौन सा गैमेट है, आर वाई, आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। इधर कौन सा है, आर वाई, आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये हमारा प्यूनेट स्क्वायर्स तैयार हो रहा है। थोड़ा मेहनत का काम है बट अच्छे से हो जाएगा ना। देखो आर आर वाई वाई, यहां पे क्या पैदा हुआ, राउंड एंड येलो, ठीक है। राउंड एंड येलो कितने हैं, ये पहला राउंड एंड येलो है, ये पहला राउंड एंड येलो है, ठीक है। ये वाला बताना आर आर वाई वाई, ये भी राउंड और येलो है, ये भी राउंड और येलो है। ये कितना राउंड और येलो है, ये दूसरे वाला आया। टोटल कितने होंगे, 16 होंगे, 16 कॉलम है, 16 बच्चे पैदा होंगे, उसमें से 2 अभी तक राउंड और येलो हैं। फिर देखो आर आर वाई वाई, तो ये क्या होगा, राउंड और येलो, ये कौन सा हो गया, दैट इज तीसरा राउंड एंड येलो हो गया। ये और ये आर आर वाई वाई,
ठीक है, ये कौन सा हो गया, दैट इज अल्लाह तेरा भला करे, तो ये भी क्या है, राउंड एंड येलो, और ये भी कितने हो गए, 4 हो गए, 4 राउंड और येलो हो गए। ठीक है, ये साथ साथ में काउंटिंग रखना। ठीक है, आर आर वाई वाई, ये क्या हो गया, राउंड एंड येलो, ये कौन सा राउंड और येलो हो गया, ये 5वां राउंड और येलो हो गया। फिर ये आर आर, ये आर आर वाई वाई, छोटा वाई छोटा वाई, तो यहाँ पे राउंड तो है बट साथ में वो क्या, येलो नहीं है, ग्रीन है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके, ये मैं राउंड और ग्रीन पहला आ गया इधर। ठीक है, राउंड और ग्रीन यहाँ पे क्या आ गया, पहला आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने बाद में बताना है इसका कि कितने राउंड और येलो थे, कितने राउंड और ग्रीन थे। ठीक है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, आर आर वाई वाई। ठीक है, ये क्या, आर आर वाई वाई, तो ये दोबारा क्या आ गया, राउंड और येलो हो गए। राउंड और येलो में ये कौन सा था, 6वां राउंड और येलो था। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 7 में से 6 राउंड और येलो हैं ये, और ये क्या हो जाएगा, आर आर वाई वाई, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, ये दूसरा राउंड और ग्रीन है ना, ये दूसरा राउंड और ग्रीन है, ये याद रखना। कलर से मैंने अलग अलग कलर से किया है। उसके बाद इधर देखो, आर आर वाई वाई, ये क्या है, राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो ये कौन सा हो जाएगा, दैट इज 7वां हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद ये आर आर वाई वाई, ये हो जाएगा दोबारा राउंड एंड येलो, ये कौन सा हो गया, राउंड एंड आर आर वाई वाई। ठीक है ना, ये राउंड एंड येलो कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। फिर ये आर आर वाई वाई, ये रिंकल्ड एंड येलो है। ये क्या है, ये पहला आया, रिंकल एंड येलो, ये पहला आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग कर से बता देता हूँ। ठीक है, ये वो कलर है, ये जो वो शेप और कलर है जो पहले कभी नहीं था। ये वो और शेप और कलर है जो पहले कभी नहीं था। ठीक है सर। अच्छा, इधर से देखते हैं, आर आर वाई वाई, और ये भी क्या है, दैट इज रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल एंड येलो। ठीक है, और ये कौन सा होगा, ये तकरीबन दूसरा होगा। ठीक है, 2 रिंकल येलो आए हैं, 2 राउंड ग्रीन आए हैं, जो पहले कभी किसी नस्ल में नहीं थे। ठीक, उसके बाद देखो, कलर ही ना चेंज करना, आर आर वाई वाई, ये क्या है, राउंड एंड येलो, ये अब कौन सा आ गया, ये शायद 9वां आ गया। ठीक है, 9 राउंड और येलो हैं। फिर क्या है, आर आर वाई वाई, तो ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन। थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा मेहनत का काम है, बट आपने करना है। राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, 3 आगे, राउंड एंड ग्रीन के आगे 3 आगे। ठीक, उसके बाद आर आर वाई वाई, तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल एंड येलो, ये कितने आगे, 3 आगे, ये कितने आगे, तीसरा आ गया। और ये जो लास्ट वाला है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं, देखो इधर, ये है आर आर, ये वाई वाई। ठीक है, ये क्या है, रिंकल एंड ग्रीन। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये आपके पास जो जनरेशन आई है, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन है। इस पे मैं अब बात करना चाहता हूं खुल के। F2 जनरेशन में फिनोटाइप लिखना चाहता हूं मैं, फिनोटिपिक रेशो F2 की फिनोटाइपिक रेशो लिखना चाहता हूं। ठीक है, कैसे लिखूंगा, देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर अच्छे से ध्यान से देखा हो आपने, तो वो क्या, नाउ है। नाउ क्या है, नाउ है राउंड और येलो, सही बोल रहा हूं ना? ठीक है, उसके बाद 3 है राउंड और ग्रीन। ठीक, उसके बाद 3 है
रिंकल्ड एंड येलो, उसके बाद एक है रिंकल एंड ग्रीन। बात समझ आई कि नहीं है? चम्मच में पड़ी बात। क्या बात चम्मच में पड़ी कि ये जीनोटाइप रेशियो ना इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर ये क्यों लिखी है आपने, इसको मैं थोड़ा आगे जाके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में समझाऊंगा। बात समझ आई कि नहीं? ये अच्छे से कर लेना, ठीक। ये इसमें डाई हाइब्रिड क्रास में F1 जनरेशन करनी है, F2 जनरेशन करनी है, ये क्रास अच्छे से बनाना आना चाहिए, और उसके बाद क्या है, दैट इज ये रेशियो लिखनी आनी चाहिए। आपको डाई हाइब्रिड क्रास के बारे में कुछ पढ़वा देता हूं, रीड करवा देता हूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। डाई हाइब्रिड क्रास वो क्रास है जहां पे दो करेक्टर लोगे आप एक साथ, दैट इज सीड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। पहली बार जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो पी प्लांट पे उसने किया था, उसने F1 जनरेशन में राउंड येलो को रिंकल ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया था, ठीक है, प्योर फॉर्म में। तो F1 जो मिले थे वो सारे राउंड और येलो मिले थे, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। सारे क्या मिले थे, राउंड और येलो मिले थे, सारे क्या मिले थे, राउंड और येलो। बहुत अच्छे सर। ऑन सेल्फिंग, जब आपने सेल्फिंग की, सेल्फिंग मतलब ये जहां पे सेल्फिंग की, सेल्फिंग का मतलब हो गया कि इसमें कोई एक और इसके साथ आपने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो 16 बच्चे पैदा हुए। 16 बच्चों में से 4 वैरायटी थी, 4 अलग अलग वैरायटी थी, जिसमें राउंड येलो 9 थे, राउंड ग्रीन 3 थे, रिंकल्ड येलो 3 थे, और रिंकल ग्रीन कितने थे, 1 थे। वेरी गुड सर, ये मुझे समझ आ गया। तो यही लिखा हुआ है, ऑन F1 ऑफ स्प्रिंग मेंडल ऑब्टेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोजेनी इन F2 जनरेशन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल ग्रीन एंड द रिंकल ग्रीन ऑफ इज द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। ये रेशियो याद करने वाली है। ये वाला पूरा मैंने आपको खुद अपने हाथ से बना के इसलिए बताया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इसके बाद है मेंडल लॉज। जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो उसने इनहेरिटेंस के कुछ लॉ दिए। उसने पहला लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलता है मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन वन ट्रेड विल बी कंसील द प्रेजेंस ऑफ अदर ट्रेड। पता है क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई भी हेटेरो, जब भी कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, मतलब ये टी और ये टी होगी, तो ये छोटा टी जो होगा उसका कुछ कंसीडर नहीं होगा, बड़े टी का ही कंसीडर होगा। तो ये वाला इंडिविजुअल क्या बन जाएगा, टॉल बन जाएगा। मतलब ये टॉल टी टी बड़ा टी टी, इसको क्रॉस किया तो शॉर्ट बना, तो इसके गैमेट क्या बने, टी और टी बने, और इसके गैमेट क्या बने, छोटा टी और छोटा टी बने। तो ये वाला टी जब इस टी के साथ क्रॉस करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज बड़ा टी और छोटा टी। और इसमें ये टॉल होगा कि डवार्फ होगा या मीडियम होगा, बोलता है मीडियम नहीं होगा, छोटा टी छुप जाएगा, कंसील हो जाएगा, और बड़ा डी क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक गैमेट्स ईच गैमेट रिसीव जस्ट वन जीन कॉपी विच इज रैंडमली, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे टी ओ टी है, टॉल है, तो जब गैमेटोजेनेसिस करेगा तो उसके गैमेट में एक ही एलील आएगा, एक ही जीन की कॉपी आएगी, दो नहीं आ सकती। गैमेटोजेनेसिस के दौरान दोनों एलील अलग अलग हो जाती हैं इंडिविजुअल में, और गैमेट में सिर्फ एक ही एलील आती है। रट्टा मार ले इसको। एक और करूं, जैसे टी टी गैमेटोजेनेसिस होगा तो ये टी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए मैं क्रॉस पे जाऊंगा, डबल डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, बट अभी के लिए आप इतना बशीर साहब देख लो। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट states that the allele of two or more different gene get assorted into the gamete independently of one another। बोलता है कि जब जीन गैमेट्स में जाती हैं तो एक जीन का दूसरे जीन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। क्या कह रहा है, बोल रहा है ये टी और टी जब ये गैमेट बनाएंगे तो बड़े टी का छोटे टी के साथ कोई लेना देना, वो रेंडमली जाती है। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस द शेप ऑफ द सीड डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द सीड। इसकी वजह से एक जीन दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, तो एक करैक्टर दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इसको मैं दोबारा पीछे चलूंगा और अच्छे से समझना। देखो,
मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा होगा जहां राउंड होगा वहां येलो होगा, जहां रिंकल होगा वहां ग्रीन हुआ, रैंडमली गैमेट आए और हमें F1 जनरेशन में सारे के सारे, हमें F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड और येलो मिले। कैसे मिले? राउंड और, हमारे दिमाग में ऐसा आ गया कि जहां राउंड वहां येलो, बट जब हमने F2 जनरेशन किया तो वहां पे हमें राउंड के साथ ग्रीन भी देखने को मिला और रिंकल्ड के साथ येलो भी देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है जहां राउंड होगा वहां येलो होगा, या यहां येलो होगा वहां ग्रीन जहां राउंड वहां येलो, जहां रिंकल वहां ग्रीन, ऐसा नहीं होगा। राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है और रिंकल्ड के साथ येलो भी आ सकता है, ये कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, ये है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसके साथ जो मैंने डाई हाइब्रिड क्लास बनाया है वो भी आपने करके जाना है। नोट्स कहां मिलेंगे? पीडीएफ में मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सर। अच्छा, हाउ ट्रेड गेट बी एक्सप्रेस्ड, ट्रेड या करेक्टर किस तरह से एक्सप्रेस होता है, इसका मैं इधर बनाऊंगा, देखो ध्यान से। ट्रेड कैन बी एक्सप्रेस, मतलब जो करेक्टर मेरे अंदर है वो एक्सप्रेस होता है विद दी हेल्प ऑफ डीएनए। देखो ये स्किन है मेरी, है ना, जो यहां से थोड़ा सा क्या ब्लैक है, अगर मैं अच्छे से बोलूं तो अच्छे से समझना, ये मेरे स्किन का एक सेल है, ये मेरे एक स्किन का सेल है, इसका न्यूक्लियस है, उसमें क्या है? डीएनए है। ठीक है, उसमें क्या है? उसमें आराम से समझना, उसमें क्या है? डीएनए है। ठीक है, उसके अंदर ये ऐसे दागा, ये डीएनए को मैंने बाहर निकाल दिया। अब डीएनए का एक सेगमेंट है, उसको मैंने बोला जीन, उसको मैंने क्या बोला? जीन। ठीक है, डीएनए के सेगमेंट को बोला, डीएनए के सेगमेंट को मैंने क्या बोल दिया? जीन। अब करता क्या है ये डीएनए? ये डीएनए एक ऑर्डर देता है प्रोटीन बनाने का। प्रोटीन कौन सी बनाएगा? दैट इज मेलालिन। तो मेलालिन बनाई इसने। जब मेलालिन बनाई तो मेलालिन की वजह से मेरी स्किन कैसे दिखने लगी? ब्लैक कलर स्किन। कैसे दिखने लगी? ब्लैक कलर स्किन। तो कोई कोई पूछता है कि किस तरह से करैक्टर एक्सप्रेस होता है, तो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग द प्रोटीन इन द सेल। तो प्रोटीन बनाने से करैक्टर क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। A part of the DNA that provides the information for one particular protein is called the gene for that प्रोटीन। मतलब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय मेकिंग द प्रोटीन, बाय मेकिंग द प्रोटीन। और प्रोटीन बनती है तो करेक्टर का पता चलता है, जैसे ब्लैक कलर ऑफ माई स्किन। ऐसे ही कई जगह हार्मोन बन रहा है तो डीएनए होगा, उस सेगमेंट को जीन बोलेंगे, जीन प्रोटीन बना रहा होगा, वो हार्मोन होगा, और उस जगह की ग्रोथ क्या होगी? ज्यादा होगी। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स का कैसे पता चलता है? सेक्स का कैसे पता चलता है? कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है? सर जिसके बाल छोटे वो लड़का, जिसके बाल बड़े वो लड़की। ए गधे, जिसने सलवार कमीज पहनी वो लड़का, जिसने पैंट कमीज पहनी वो लड़का। ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा बशीर साहब? इसका कुछ तरीका होता है, वो तरीका समझ लो। द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब नए होने वाले बच्चे का सेक्स पता करने को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। दो चीजों पे ये डिपेंड करता है, एक नॉन जेनेटिकल फैक्टर है। नॉन जेनेटिकल फैक्टर का मतलब होता है इसमें डीएनए का कोई लेना देना नहीं है, और इसमें ना क्या होता है? डीएनए का लेना देना होता है। एक में डीएनए का कोई लेना देना नहीं है, एक में डीएनए का लेना देना है। इन्वायरमेंटल होते हैं, जैसे इन टर्टल्स कछुए हो गए, एलिगेटर्स हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, मगरमच्छ हो गए। टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिटरमाइन द सेक्स। क्या चीज डिसाइड करती है? टेम्परेचर डिसाइड करता है। क्या करता है? टेम्परेचर डिसाइड करता है। जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो वाला एग बन जाता है फीमेल। ठीक है, टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग, टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज जिसमें स्पर्म और एग फ्यूज हो गए होंगे, अगर वहां पे इन्वायरमेंट हॉट हो, ये मैं बता रहा हूं, अगर वहां पे इन्वायरमेंट हॉट हो तो ये बन जाता है फीमेल। ठीक है, अगर कोल्ड हो तो ये क्या बन जाता है? मेल एलिगेटर। इन स्नेल्स इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स। जो स्नेल्स होते हैं वो अपना सेक्स बदल सकते हैं, लड़के से लड़की हो सकता है और लड़की से लड़का हो सकता है। ह्यूमन, in humans genes inherited from the parents decide the sex of the offspring। humans में genes decide करते हैं। अच्छे से बात करूं तो क्रोमोसोम से डिसाइड करते हैं सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल।
ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, अच्छे से पढ़ना। इन ह्यूमंस सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन द फादर एंड वी कैन से दैट द मेल गैमेट दैट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। बात समझे कि नहीं? या ह्यूमंस में ज्यादातर जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन करने वाला बाप होता है। ऐसे कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि अरे यार कि क्या लड़की है, लड़के लड़कियां ही पैदा कर रही है, उसी लड़की को दोष दिया जाता है, बट दोष किसका होता है? मेल का होता है। ह्यूमन पोजेस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आउट ऑफ विच वन पेयर कंप्राइज ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। इंसानों के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 46 23 पेयर का मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? देखो ये डीएनए धागा होता है, याद रखना डीएनए धागा होता है। जब ये फ्लो फोल्ड होता है ना तो ये बनता है, उसको फोल्ड करने को बोलते हैं, ये बन जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक पेयर मतलब 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर लड़की हो तो उसमें एक्स एक्स होता है, लड़की हो तो उसमें कौन सा होता है? एक्स एक्स, परफेक्ट पेयर। और एक्स वाई हो तो वो क्या होता है? दैट इज मिसमैच्ड पेयर, दैट इज एक्स वाई, दैट इज क्या होता है? मेल होता है। एक्स वाई, एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई क्या होता है? मेल होता है। इसको मैं थोड़ा सा इधर डिटरमाइन कर दूंगा, अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं, सुनो, इंसानों के पास 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है, मतलब डीएनए के बंडल्स हैं। इनमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर 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 समझना ध्यान से, 44 एक्स और एक्स हुआ, 44 45 46, तो ये होगी लड़की। ये क्या होगी? लड़की। और लड़की रख लो कोई नाम, कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ। समझ आया ये बात? अब देखो, मैंने बोला लड़कों में भी 44 होंगे, बट 2 क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड वाई ये डिटरमाइन करेंगे कि वो क्या है? फीमेल है। अच्छा सुनना, ये क्या है? इसका नाम रख लेते हो सलमान खान। सलमान खान मेल है फीमेल है? ये है जी मेल। ये क्या है? मेल है। मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम है। 44 का मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट जो 45 और 46 है वो एक्स एक्स हुए तो लड़की होगी, एक्स वाई हुए तो सलमान खान होगा, बशीर साहब होंगे। ठीक है, ये सलमान खान होगा। ठीक, बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, तो मतलब ये क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे कि लड़का है कि लड़की है। ठीक, अब देखना ध्यान से, यहां पे होगी गैमेटोजेनेसिस, तो ये क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, तो ये कितना होगा? 22 और ये आ गया एक्स। यहां पे भी होंगे 22 और एक्स, मतलब गैमेट्स में एलील आधे हो जाते हैं, सेग्रीगेशन है ना। गैमेट्स गैमेट्स बने, ये गैमेट्स बने। जब इधर सलमान खान के गैमेट बनेंगे तो ये क्या होगा? 22 और एक्स हो जाएगा, ये होगा 22 और वाई हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब होगा क्या? अब इसने, बशीर साहब, इसको इसके साथ फर्टिलाइज करना, देखना ध्यान से। 22 22 44, 22 22 44 और एक्स और एक्स है, तो ये क्या बनी हमारे पास? लड़की बनी, गर्ल बनी। बात समझ आई कि नहीं? ये लड़की होगी। पहला बच्चा कटरीना कैफ और सलमान खान का क्या होगा? लड़की होगी। फिर ये क्या होगा? 44 एक्स और वाई होगा, तो ये क्या होगा? दैट इज बॉय होगा। ठीक है, ये फिर इसका और इसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो तीसरा बच्चा क्या होगा? 44 और एक्स होगा, तो ये क्या होगा? ये गर्ल होगा। समझ आया कि नहीं आया? फिर ये और ये, दैट इज 22 22 44 और साथ में एक्स और वाई होगा, एक्स और वाई होगा, और ये भी क्या होगा? बॉय होगा। मतलब इस क्रॉस से हमें ये पता चला कि 2 लड़के और 2 लड़कियां होंगी। इससे पता क्या चलता है? इससे यह पता चलता है कि नेचर में भी 50% लड़के होते हैं और 50% लड़कियां होती हैं। और लड़की लड़की तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही दे सकती है ना, मेल होगा ना जो वाई देगा। और मेल जब वाई देगा तभी तो वो फीमेल मेल में कन्वर्ट होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? तो
ये चीज ध्यान में रख लेना कि हम ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। लड़की में XX, लड़के में XY, और लड़का डिसाइड करता है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। और शुरू में याद रखना कि हर एक बेबी लड़की ही होती है, मतलब मैं भी लड़की ही था, बट मेरे में एक क्रोमोसोम आया, दैट इज वाई क्रोमोसोम, जिसने एक प्रोटीन बनाई जिसको बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जिसकी वजह से मेरे अंदर टेस्टिस बने और मैं क्या बन गया, मेल बन गया। होप आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर था। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं प्लीज उसको याद रखना। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है आप कमेंट कर सकते हो, मेरा नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। फिर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा क्योंकि आप कमेंट करते हो तभी मैं वीडियो बना पाता हूं। अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे तो मैं वीडियो शायद उतनी मोटिवेशन नहीं मिलेगी, उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। आज देख लो कि आज मैंने 3-3 घंटे के वन शॉट डाले हैं यूट्यूब पे सिर्फ आपके कमेंट्स की वजह से। फिर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। एक ही लास्ट का वन शॉट रहता है, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगा, वो वन शॉट में अपलोड करूंगा। और PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से इस लेक्चर की मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, जो नई चीज मिलती है अपने छोटे बहन भाइयों को भी बताते रहिए, ये भी मैं आपको सजेशन दूंगा, ठीक है। और क्या है, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद।